नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल क्या है? टैक्स इंसेंटिव्स फॉर फिलेंथ्रॉफी। यहां पे जो ऑथर है प्रियदर्शनी सिंह। ये सीनियर विजिटिंग फेलो है अशोका यूनिवर्सिटी की, रिसर्च फेलो भी है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि टैक्स इंसेंटिव्स मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई एनजीओ है। अब मैं मान लीजिए कमाता हूं साल का 15 लाख रुपया, ठीक है। और अगर मैं 1.5 लाख रुपया उस चैरिटी को दे दूं, तो उस 1.5 लाख रुपए, अगर वो चैरिटी रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के साथ, तो उस 1.5 लाख रुपए पे मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं, तो मेरा थोड़ा टैक्स बच जाएगा। अब टैक्स क्या बच जाएगा? वो 1.5 लाख तो मेरी जेब से निकल गया ना, वो मैंने चैरिटी को दे दिया। अब उस 1.5 लाख पे मैं टैक्स भी दूंगा तो या तो चैरिटी के अकाउंट से पैसा जाएगा या मेरे एक्स्ट्रा बचे हुए 13.5 लाख में से जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है कि लोग जो पैसा कमाते हैं वो ज्यादा चैरिटी करें, इसलिए टैक्स इंसेंटिव दे देती है। बोल देती है कि ठीक है भाई, जितनी आप चैरिटी कर रहे हो उतने पे आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसको आप टैक्स इंसेंटिव बोलते हैं। ओके। अब टैक्स इंसेंटिव किस हद तक फिलेंथ्रॉफी को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में यहां पे बात की गई है। मतलब कि अगर आप टैक्स इंसेंटिव कम कर दो, ज्यादा कर दो, ठीक है। जैसे ब्राजील में अगर आप जाओ तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है टैक्स इंसेंटिव्स पे, कि मतलब अगर आपने पैसे दिए भी हैं किसी चैरिटी वगैरह को, तो भी आपको कुछ हद तक टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो फिलेंथ्रॉफी मतलब लोग जो खुले दिल से चैरिटी को, एनजीओ को पैसा देते हैं, वो पैसा देना क्या इफेक्ट हो जाएगा कल को टैक्स इंसेंटिव्स बंद कर दिए जाए। इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर भाई एक एक्सट्रीम प्रपोजिशन आया है तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, इनकी तरफ से। इन्होंने बोला है कि भाई अभी के संविधान में केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के साथ बहुत गंदी तरीके से व्यवहार करती है, तो हमें पूरा का पूरा संविधान बदल देने की जरूरत है। इसको लेकर तेलंगाना में काफी पॉलिटिक्स हो गई, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नीट का मुद्दा फिर से उठ गया, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। नीट एंड स्टेट्स फिर से क्या किया है कि तमिलनाडु की असेंबली ने नीट का बिल पास करके भेज दिया किसके पास? गवर्नर के पास। अब फिर गवर्नर यहाँ पे प्ले में आ गए। लेट्स सी यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर एग्रीकल्चरल स्पेंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है, एग्रीकल्चर फार्म इनकम्स को बूस्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया को यहाँ पे दुनिया की बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करके बताया गया है कि हमारा एओआई हिला हुआ है। एओआई क्या होता है? एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, ठीक है ना। एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स को बनाया गया था एज अ सब्सिडरी ऑफ गोल 2, जो कि है जीरो हंगर ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई सिंपल बात है कि हम जितना पैसा खत्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके रिस्पेक्ट में हमको रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है, हमारी जीडीपी में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा खराब है। फिर इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने ओवरऑल एक्सपेंडिचर का कितना खत्म करता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, बजट में कितना पैसा इसको एलोकेट किया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में एक व्यू पॉइंट है, इसको यहां पे देखेंगे। और फाइनली अभी रिसेंटली सेनेगल ने इजिप्ट को हरा दिया पेनाल्टी शूटआउट में और जीत लिया अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस को जीता। यहाँ पे ओवरऑल थोड़ा फुटबॉल के बारे में बताया है कि इन कंट्रीज में फुटबॉल कितनी फेमस है। और नेशनलिज्म वाली चीज देखिए, यूरोपियन जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, यूरो कप हो गया आपका फुटबॉल का, ये सब बड़े टूर्नामेंट है। लेकिन जो नेशनलिज्म वाले टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका कप ऑफ नेशंस हो गया, तो इस तरीके के टूर्नामेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ओवरऑल आप देखोगे कि जो प्लेयर्स हैं उनकी अंदर एक प्रकार की नेशनलिज्म आ जाता है जब वो इस प्रकार के टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है, इसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 5 आर्टिकल्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम प्रपोजिशन से। चंद्रशेखर राव, आइडिया ऑफ फ्लोटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन टू सेंटर स्टेट इशू। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल पे ये लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि सुबह का समय है और ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग एडिटोरियल सुनते हैं, तो आपके पहचान में भी बहुत से लोग होंगे जो एडिटोरियल सुनते होंगे, तो वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगी। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली की करंट अफेयर्स की जो पीपीटी है वो आपको मिल जाती है। और इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन टू हेल्प। चलिए, हुआ ये कि जब बजट पेश होने वाला था आपका केंद्र का 1 फरवरी को, तो उसके कुछ घंटे पहले तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने एक ऐसी हीटेड डिबेट फैला दी जो कि बहुत हद तक पॉलिटिसाइज्ड भी थी, आप कह सकते हो। इन्होंने बोला कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखने की जरूरत है। मिस्टर राव ये बोल रहे हैं कि केंद्र की सरकार स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देती है राज्य की सरकारों को। हमारे संविधान में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र की सरकार के पास ताकतें ज्यादा हैं, राज्य की सरकार के पास कम है।
भाई अच्छा ही है कम है, क्योंकि कल की डेट में केंद्र की सरकार के पास ताकत कम हुई तो कुछ राज्य तो बोलेंगे कि भाई हम अलग हैं, हम तो अपनी अलग कंट्री, तुमसे आसपास हमको नहीं रहना है, तो वो भी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल देखो तो मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बोला कि एक नया संविधान बनाने की जरूरत है, ठीक है ना, ताकि अभी की जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिचुएशन है उनको रेमेडी किया जा सके। ओके, एक अनयूजुअली लेंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बोल दी गई। यहाँ पे के चंद्रशेखर राव ने बोल दिया कि भाई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो कि 7 शेड्यूल में है, ये सब ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। केंद्र में जो सरकार बैठी है, ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो सब ताकत अपने पास ले रही है, राज्यों की सारी ताकत अपने पास खींच रही है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के अगेंस्ट बात बोल दी के चंद्रशेखर राव ने। अब जैसे ये बात बोली तो ऑब्वियस सी बात है इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म भी आएगा, और क्रिटिसिज्म सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। ऑलरेडी यहां पे टीआरएस को एंटी दलित बोला जा चुका है। एंटी दलित क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियस सी बात है जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए काफी कुछ लिखा हुआ है। फिर जो बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, वो बोल रहे हैं कि जी BR अम्बेडकर बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल सही था। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है बांदी संजय कुमार, उन्होंने बोला कि सेडिशन के चार्जेस लगाए जाने चाहिए चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, जो कि सोशल डिसऑर्डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है और MP है ए रेवंत रेड्डी, इन्होंने बोला कि टीआरएस और बीजेपी के बीच में एक नेक्सस है। टीआरएस भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हटाने की बात कर रहा है और बीजेपी तो कॉन्स्टिट्यूशन हटा ही रहा है। मतलब प्रॉपर पॉलिटिक्स यहाँ पे ओवरऑल शुरू हो चुकी। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो आइडिया है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ये आइडिया नया नहीं है। बहुत लोग पहले कह चुके हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें बदलने की जरूरत है। टीआरएस के लीडर्स भी इस पॉलिटिक्स में चुप तो बैठने वाले हैं नहीं। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, पहले जो स्टेट के प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे बी विनोद कुमार, ये कह चुके हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक कमीशन अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए। ओके, कमीशंस हैव बीन फॉर्म्ड इन द पास्ट टू एग्जामिन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है मादा भूषी श्रीधर आचार्य सालू, इनका यह बोलना है कि कुछ गलती नहीं राव जी के आइडिया में। अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था इसमें बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक बदल चुका है, अब इसमें फिर से बदलने में कोई बुराई नहीं है। केंद्र की सरकार स्टेट की पावर छीनने की कोशिश कर रही है। केंद्र की सरकार ने सिंगल हैंडेडली गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के पानी के एलोकेशन के नियमों को निकाल दिया, डिस्पाइट कि जो स्टेट्स थी जहां पे इनके पानी को इस्तेमाल किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे केंद्र की सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट। फिर और भी कुछ बातें यहां पे बोली जा रही हैं। बहुत सी चीजें रिसेंटली हुई है, 15वां फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, जिसके चलते केंद्र की सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं राज्य की सरकार ओवरऑल उसके अगेंस्ट बोल रही है। तो कुल मिला के केंद्र की सरकार की फंक्शनिंग के चलते इस समय पे यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव हो गए, और ये जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका ये बोलना है कि नहीं भाई हम संविधान को दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंबेडकर साहब के समय पे जब संविधान लिखा गया था उस समय पे देश नया नया आजाद हुआ था, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग बैठे थे वो ये व्यू पॉइंट लेके संविधान बना रहे थे कि हमें एक अच्छा देश आगे बनाना है। पार्टीशन अभी अभी खत्म हुआ था तो देश की यूनिटी को ध्यान में रखा गया था। अब अगर संविधान बनेगा तो खिचड़ी पकेगी, अलग अलग इलाके के लोग अपने इंटरेस्ट में ज्यादा बात करेंगे, ओवरऑल देश के हित और यूनिटी को नहीं देखा जाएगा। हमारे देश में अभी भी इतनी फ्रैक्शिशियस टेंडेंसीज हैं, आप कह लो सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं, कि केंद्र की सरकार के पास ताकत होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कल की डेट में अगर केंद्र की सरकार के पास ताकत नहीं है तो कुछ राज्य तो हाथ खड़े होकर साइड हो जाएंगे, बोल देंगे भाई हम अलग ही ठीक है, हमें इंडिया के साथ ही नहीं रहना है। ज्यादा देर नहीं लगेगी राज्यों को एंटी इंडिया होने में, इसलिए केंद्र की सरकार के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर होना यहाँ पे जरूरी है। प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में अमेंड करके उसको सुधारने की कोशिश करिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने जैसी चीजें बातचीत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स इंसेंटिव्स फॉर फिलैंथ्रोपी। A systematic study of the impact of tax incentives on charitable donations is the need of the hour. अब लोग जब पैसा डोनेट करते हैं चैरिटी में तो क्या टैक्स रिबेट पाने के लिए डोनेट करते हैं? ज्यादातर बोलेंगे कि नहीं भाई टैक्स रिबेट पाने के लिए डोनेट नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जहां पे वो पैसा दे रहे हैं वो कॉज सही है, ये एनजीओ सही तरीके से काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। नॉर्मल इंडिविजुअल्स करने लगते, जैसे मैं भी कल की डेट में 1-1.5 करोड़ रुपए साल कमाने लगूं, आप भी कमाने लगो, तो आपको भी लगेगा कि चलो यार 5-10 लाख तो लोगों की भलाई के लिए दे देते हैं।
हाँ, हमें ये जरूर लगेगा कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सच में लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो चैरिटेबल डोनेशंस यहां पे जरूरी हैं, लेकिन क्या फिर चैरिटेबल डोनेशंस के ऊपर टैक्स इंसेंटिव्स देना जरूरी है? तो मान लो मैंने 10 लाख रुपए अगर एक साल में दे दिया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, तो क्या इस 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत है? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगाओगे तो या तो जो डोनेशन दे रहा है उसके पास से जाएगा, या जिसके पास पैसा आ रहा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उसके पास से जाएगा। तो टैक्स इंसेंटिव्स होने चाहिए चैरिटेबल डोनेशंस के ऊपर या नहीं होने चाहिए, ये यहां पे सवाल है। और इस सवाल के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। डू टैक्स इंसेंटिव्स हैव एनी इंपैक्ट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस? क्या टैक्स इंसेंटिव्स हम ज्यादा देने लगे या कम देने लगे, इससे ओवरऑल डोनेशंस पे इंपैक्ट आएगा? क्या डोनेशंस लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो एक कॉज में बिलीव करते हैं, या इसलिए भी करते हैं कि उनको टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का कोई यूनिफॉर्म आंसर है नहीं। इसका यूनिफॉर्म आंसर ढूंढने के लिए 12 कंट्रीज में एक स्टडी कराई गई, जिसमें इंडिया भी एक था। ये स्टडी कराई गई सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी CSIP के द्वारा, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में है, और यहां पे पार्टनरशिप भी की गई सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी द्वारा। ठीक है, अब देखा जाए तो इस पर्टिकुलर स्टडी से यह पता चला कि टैक्स इंसेंटिव किस हद तक चैरिटेबल डोनेशंस को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में कोई भी प्रॉपर स्टडी इंडिया के कंटेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है। 1970s 1980s में एक स्टडी जरूर आई थी, जिस समय पे यह बोला गया था कि जी हां, टैक्स इंसेंटिव्स फिलैंथ्रोपी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उस समय पे क्या था, 1970s 1980s में जो इनकम टैक्स स्लैब रेट थे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थे। जो पैसा कमाने वाले लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा इनकम टैक्स लिया जाता था। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज की डेट में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 25% पे पहुंच गया है। तो आज की डेट में किस हद तक टैक्स इंसेंटिव फिलैंथ्रोपी को अफेक्ट करते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। ओके, पहले क्या होता था 1970s 80s में, इतना ज्यादा टैक्स था कि लोग ओवरऑल टैक्स देके थोड़ा बहुत अपना माफ करवा लेते थे, मतलब फिलैंथ्रोपी करके, चैरिटी करके थोड़ा बहुत अपना माफ करवा लेते थे। और उस चैरिटी में भी फर्जीवाड़ा होता था। तो जिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 25 लाख दिए, बैक एंड से उससे 15 लाख वापस ले लिए, उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने फर्जी जगहों पे अपने खर्चे दिखा दिए। ये करप्शन तो देखो चलता ही था, आज भी किसी ना किसी फॉर्म में चलता होगा। हालांकि वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल का स्कोप नहीं है। तो भाई इसी को कंटिन्यू करते हैं। टैक्सेस लेना स्टेटहुड का काम है, मतलब जो सरकार है वो टैक्स लेती है, पूरी दुनिया में लेती है। और टैक्स इंसेंटिव्स देना चैरिटी के ऊपर ये आज की बात नहीं, बहुत लंबे समय से हो रहा है। 19वीं शताब्दी से ये आप कह लो कि भाई आपने चैरिटी दी तो आपके ऊपर टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, टैक्स नहीं लिया जाएगा, कम लिया जाएगा, सब पहले से चल रहा है। ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील में एक रिस्ट्रिक्टिव टैक्स इंसेंटिव रिजीम है सिविल सोसाइटी के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिविल सोसाइटी को अगर आपने टैक्स दे दिया तो सरकार कोई टैक्स लेगी नहीं, थोड़ा बहुत टैक्स ले लेगी, कितना लेगी उतना जानने में जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट अगर स्टडीज देखा जाए तो वो कहां पे है, यूएस में है और यूके में। यूएस यूके में रिसर्च तगड़ी होती है, इकोनॉमिक्स के फिगर को बहुत ढंग से खंगाला जाता है। तो यहां पे जो स्टडीज हुई हैं which measure the increase or decrease in charitable donations due to changes in tax incentive provisions. These studies depend on the availability of tax and donor data to researchers. But in these countries too, the non-monetary impact of tax incentives is not deeply determined. मतलब यूएस यूके में इस बात के ऊपर तो हमारे पास फिगर है कि अगर आपने टैक्स इंसेंटिव दिया है तो फिलैंथ्रोपी बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन यह फिगर नहीं है कि इसकी वजह से सरकार के जो पैसे का नुकसान हो रहा है, उस पैसे के नुकसान से क्या सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ तो स्टेबिलिटी इफेक्ट हो रही है। तो यूएस यूके जैसी कंट्रीज में यह डाटा तो है हमारे पास कि आपने टैक्स इंसेंटिव ज्यादा दिया या कम दिया तो उससे फिलैंथ्रोपी बढ़ी या घटी, लेकिन यह डाटा नहीं है कि इससे सरकार के कितने पैसों का नुकसान हुआ, सरकार ओवरऑल इस पैसे से कहां पे चीजें खत्म कर सकती थी और कितना लोगों की भलाई के लिए ज्यादा काम कर सकती थी। और वहीं अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर तो हमारे पास यही प्रॉपर तरीके से डाटा नहीं है कि कल की डेट में हम टैक्स इंसेंटिव्स कम कर दें या ज्यादा कर दें तो फिलैंथ्रोपी बढ़ेगी या कम होगी। हालांकि ये बात और बताई गई है कि सिर्फ टैक्स इंसेंटिव के बेसिस पे ही हमारे एनजीओ सेक्टर को पैसा नहीं मिलता है, बहुत सारा पैसा हमारे एनजीओ को ऑब्वियसली बात है देश के बाहर से भी आता है। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो छोटे बजट के साथ ऑपरेट करते हैं, मतलब उनका साल का बजट 15 लाख भी नहीं होता है। बहुत सारे एनजीओ उत्तर प्रदेश के इलाके के आसपास में आप कह लो एस्टैब्लिश्ड है। बहुत सारे एनजीओ हेल्थ और एजुकेशन के इलाके में काम करते हैं, रिमोट एरियाज में काम करते हैं, ज्यादा रिकॉग्निशन उनको नहीं मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर
प्राइमा फेसी देख के तो ये लग रहा है कि टैक्स इंसेंटिव देने से होता ये है कि इन एनजीओस के पास पैसा आने का स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो डोनर्स हैं, जो कम्युनिटी हैं, उनको ये पता है कि भाई इस पर्टिकुलर एनजीओ को अगर पैसा दिया तो ये सरकारी रजिस्टर्ड एनजीओ है, काम ठीक तरीके से होगा और हमें भी एग्जामिन वो मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। बट एक और बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की डेट में जो टैक्स रेट्स है कॉर्पोरेट्स के ऊपर वो गिर चुके हैं। चूंकि कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स रेट गिर चुके हैं तो नेचुरली वो फिलैंथ्रोपी की तरफ थोड़ा कम इंक्लाइंड होंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनजीओ को सपोर्ट दे, क्योंकि एनजीओ एक ऐसी चीज है, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पे इसी एनजीओ, इसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से चल पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो कम्युनिटी एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच चलाई गई थी ऋषि वैली तमिलनाडु में अर्ली 2000 में। तो ये किसकी वजह से चल पाई? आपकी एनजीओ की वजह से चल पाई। तो ग्राउंड लेवल पे ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि एनजीओ की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से चल पाते हैं। तो टैक्स इंसेंटिव को कुछ इस प्रकार से रीऑर्गेनाइज करना कि फिलैंथ्रोपी में कॉर्पोरेट्स की तरफ से पैसा आता रहे एनजीओ के पास, सिविल सोसाइटी के पास, और वो पैसा इफेक्टिवली खत्म हो लोगों की भलाई में, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, सिग्नलिंग इफेक्ट यहां बताया जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स इज रेगुलेटरी एंड लीगल लिंक बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इज दैट ऑफ सिग्नलिंग इफेक्ट। क्या है? It denotes that the state support philanthropic activity and through its revenue foregone actively encourages private actors to engage with public problems। मतलब सरकार क्या कर रही है कि एक कॉर्पोरेट को बोल रही है कि तुमने अगर इतना पैसा फिलैंथ्रोपी में दे दिया तो तुम्हें ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इससे सरकार के पास तो कम पैसा आया, तो सरकार सिग्नल कर रही है कि देखो भाई हम कम पैसा ले रहे हैं तुमसे, लेकिन अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बैठती है कि तुम जाके ग्राउंड पे लोगों के लिए काम करो। तो इसको बोला था सिग्नलिंग इफेक्ट। सरकार का सिग्नल दे रही है कि हम टैक्स इंसेंटिव देके तुमसे पैसा कम ले रहे हैं। ये सिग्नल इस चीज का है कि तुम सीधे लोगों के साथ इन्वॉल्व करके उनको मदद करो, मतलब तुम सीधे एनजीओ और सिविल सोसाइटी को पैसा दो ताकि वो लोगों के लिए ठीक से काम करें। ओके, हालांकि यहां पे कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है। फ्रांस में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है कि इट इज मोर इक्विटेबल देन द डिडक्शन बेस्ड सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है कि भाई जितना पैसा आपने फिलैंथ्रोपी में दे दिया उतना आपकी ओवरऑल एसेसिबल वैल्यू में टैक्स कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फ्रांस में ऐसा नहीं, फ्रांस में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चलता है। जितना आपने फिलैंथ्रोपी में दिया उतना आपको क्रेडिट मिलेंगे, उन क्रेडिट को आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो, सीधे सीधे टैक्स इंसेंटिव नहीं है वो। ठीक है। फिर यूएस और यूके की स्टडी बताती है कि जो बड़े डोनर्स होते हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, वो जब पैसा डोनेट करते हैं कहीं ना कहीं उसमें टैक्स इंसेंटिव वाला काम तो देखो आ ही जाता है। तो ओवरऑल यहां पे इन टैक्स इंसेंटिव्स के साथ साथ जो हाईली अमीर लोग हैं उनके ऊपर वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स भी लगाने की जरूरत है। अगर हम वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे तब ओवरऑल चैरिटी फोकस टैक्स के ऊपर लोगों का ध्यान और जाएगा, कॉर्पोरेट्स का ध्यान और जाएगा। ओवरऑल उनको ये टैक्स इंसेंटिव स्कीम और ज्यादा आप कह लो अच्छी लगेंगी। रीजन बीइंग अभी ना वेल्थ टैक्स है ना इनहेरिटेंस टैक्स है, तो ओवरऑल इन कॉर्पोरेट्स को लगता है कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो ज्यादा है नहीं, तो कुछ लोग नहीं भी देते हैं ओवरऑल यहां पे फिलैंथ्रोपी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप अप एग्री स्पेंडिंग बूस्ट फार्म इनकम्स। देखिए ओवरऑल बजट एलोकेशन की बात की जाए टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, यूनियन बजट 2022-23 आया है, तो इसमें जितना पैसा एलोकेट किया गया था पिछले साल, मतलब 2021-22 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा एलोकेट किया गया था, 2022-23 में 4.4% पैसा ज्यादा एलोकेट किया गया है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि महंगाई चल रही है 5.5 से 6% के रेट में, तो इन्फ्लेशन चल रहा है 5.5 से 6% के रेट में, और बजट एलोकेशन 4.4% ज्यादा हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्स्ट्रा पैसा हमने दिया है यूनियन बजट के थ्रू, उससे ज्यादा तो महंगाई है। अगर आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट देखो 2001 से लेकर 2019 के बीच में, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर। मतलब दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज है जिन्होंने एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा खर्च किया है, यहां पे देखा जाए तो इंडिया ने अपने 7.3% ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एग्रीकल्चर में खत्म किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी लो इनकम कंट्रीज हैं जो कि अपने टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा परसेंटेज पैसा खत्म करती हैं एग्रीकल्चर में। जैसे मलावी 18% अपने एक्सपेंडिचर का एग्रीकल्चर में खत्म करता है, माली 12.4%, भूटान 12%, नेपाल 8%, इंडिया
7.3%। अब ऑब्वियस सी बात है, माली, भूटान और मलावी जैसी कंट्री से इंडिया कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नेशंस उतने इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, ये नेशंस उतने बड़े नहीं है, इनकी इतनी बड़ी आबादी नहीं है, तो ये कंपैरिजन भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो FAO की रिपोर्ट के हिसाब से 2001 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है जिन्होंने एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। ठीक है, हालांकि हम किससे किससे पीछे हैं ये भी हमने बता दिया। इनफैक्ट मिडिल इनकम कंट्रीज में गुयाना 10.3% अपने खर्चे का, चाइना 9.6% अपने खर्चे का एग्रीकल्चर सेक्टर में खत्म करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नजर आता है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में। अब ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स बना था एज अ पार्ट ऑफ गोल 2। गोल 2 क्या है? जीरो हंगर। किसका? 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2 है, ये क्या करता है कि भाई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में और एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज में आप ज्यादा पैसा खत्म करो। इसमें ज्यादा पैसा खत्म करोगे तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उस टेक्नोलॉजी के दम पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज में जो गरीबी है वो कम होगी। अब ये जो AOI है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसमें होता ये है, एग्रीकल्चर शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय द एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड शेयर ऑफ GDP। समझिए, आप सरकार मान लो 100 रुपया खत्म कर रही है, अब उस 100 रुपए में से सरकार कितना पैसा लगा रही है एग्रीकल्चर में? तो 100 रुपया टोटल सरकार ने खत्म किया, मान लो 15 रुपए सरकार ने 100 में से किसमें खत्म किया? एग्रीकल्चर में। तो 15% पैसा ओवरऑल एग्रीकल्चर में खत्म हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। इस कंटेक्स्ट में उसी साल में जो टोटल GDP है, उस GDP में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? मान लो एग्रीकल्चर उस GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका 13%। तो ये जो रेशियो यहां पे निकल के आता है ना कि आपने खर्चा कितना किया और उस खर्चे के रिस्पेक्ट में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन कितना हुआ GDP के टर्म्स में, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को AOI इंडेक्स कहा जाता है। और इस रेशियो के आधार पर यह पता किया जाता है कि एक्चुअली में आप जितना पैसा खत्म कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। क्योंकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा खत्म कर रहे हो तो आपको दिखना भी चाहिए ना कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। पैसा आप लाखों करोड़ों खत्म किए जा रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, GDP में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो और कम होता जा रहा है, तो वो तो फिर सेट नहीं बैठेगा हिसाब। और इंडिया में यही हो रहा है। इंडियाज इंडेक्स इज वन ऑफ द लोएस्ट, reflecting that the spending towards the agriculture sector is not commensurate with the sector's contribution towards GDP। जितना एग्रीकल्चर सेक्टर GDP में कंट्रीब्यूट करता है उतना हम एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। जितना एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे GDP में कंट्रीब्यूट करता है उतने हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया अपने एक्सपेंडिचर का 7.3% कंट्रीब्यूट करता है किसमें? इसमें एग्रीकल्चर में, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे GDP का लगभग 15% एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में GDP है उतना हम पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ खत्म नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। भले ही हमारा AOI मिड 2000 से लेके अब तक थोड़ा सही हुआ है, लेकिन बहुत सी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जहां पे AOI बहुत बेटर है। इंडिया का AOI एशिया में बहुत कम है। बहुत सी और मिडिल इनकम और अपर इनकम कंट्रीज है जो AOI के कंटेक्स्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आती हैं, चाइना भी आती है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी आती है। ये वो कंट्रीज हैं जो ओवरऑल अपनी GDP के हिसाब से, उनकी GDP में जितना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा पैसा वो एग्रीकल्चर में खत्म कर रहा है। और हम, अगर हमारी GDP में 15% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है और हम ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को 7% पैसा अपने एक्सपेंडिचर का अलॉट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्रीकल्चर बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। और ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 40 से 45% आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर यहां पे क्या लिखा जा रहा है? इंडिया होल्ड्स ओनली द 38th रैंक इन द वर्ल्ड despite being an agrarian economy where a huge population is dependent on the agriculture sector for livelihood। ये 38th AOI की बात हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो इंडेक्स है कि हम कितना पैसा खत्म कर रहे हैं और उससे ओवरऑल GDP में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे हम 38वें नंबर पे निकल के आते हैं। जबकि ये एक्सपेंडिचर हमारा एग्रीकल्चर में ज्यादा होना चाहिए,
क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लस हम दुनिया में कुछ ऐसी क्रॉप्स बनाते हैं जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा या दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है, और हम कुछ क्रॉप्स के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। उसके बावजूद भी हमारी स्पेंडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है, ये ओवरऑल गड़बड़ है। और इसके फाइनल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर जो टोटल सीरियल ईल्ड है, ईल्ड मतलब पर हेक्टेयर आप कितना पौधा पैदा कर रहे हो, तो सीरियल की ईल्ड इंडिया के अंदर है 3282 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और एशिया के अंदर सीरियल की एवरेज ईल्ड है 4225 केजी पर हेक्टेयर। मतलब हम एशिया के कंटेक्स्ट में प्रति हेक्टेयर 1000 किलो सीरियल्स कम पैदा करते हैं। एशियन रीजन की बात करो तो ईस्टर्न एशिया में 6237 केजी पर हेक्टेयर की ईल्ड है। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका ये मतलब क्या आता है कि भैया हमारी जो ईल्ड है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ऑलमोस्ट गायब हो रखी है। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो बहुत अनसस्टेनेबल हो रही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, हम लोग यूएस की तरह कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करते इसलिए हमारी एग्रीकल्चर यील्ड कम है। लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना में भी एक फार्मर के पास ऑन एन एवरेज 0.6 हेक्टेयर लैंड ही है, लेकिन उसके बाद भी चाइना में जो सीरियल की ईल्ड निकल के आती है वो निकल के आती है 6296 केजी पर हेक्टेयर। जो पल्सेस की ईल्ड निकल के आती है चाइना के अंदर वो निकल के आती है 1815 केजी पर हेक्टेयर, और जो वेजिटेबल की निकल के आती है वो निकल के आती है 25546 केजी पर हेक्टेयर। और यही फिगर इंडिया में है 3282 सीरियल्स के लिए, 704 केजी पल्सेस के लिए, 15451 15451 केजी वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। तो हम जो इस बात पे बिल फाड़ते रहते हैं ना कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास जमीनों के जो साइज है वो बहुत छोटे हैं, और छोटी साइज के ऊपर जो खेती है वो ओवरऑल अनसस्टेनेबल हो जाती है, इस वजह से हमारी ईल्ड कम है। ये वजह हमारी तब गड़बड़ा जाती है जब हम देखते हैं कि चाइना के अंदर भी जो अवेलेबल लैंड है पर फार्मर के पास वो केवल 0.6 हेक्टेयर है। तो इस कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी में प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये सब होता हुआ हमें नजर आ रहा है। फिर भाई इस बार अगर आप देखो तो बजटरी एलोकेशन कुछ हेड्स में कम हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। अगर आप मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और प्राइस सपोर्ट स्कीम को देखोगे तो 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है बजट 2022-23 में। पिछले साल रिवाइज्ड एस्टीमेट कितना था 21-22 का? 3959 करोड़। मतलब आगे आने वाले समय में एमएसपी जैसे जो प्रोक्योरमेंट प्लान्स हैं उनमें इफेक्ट पड़ सकता है। फिर आगे दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसमें काफी कम पैसा एलोकेट किया गया। 2021-22 में 400 करोड़ एलोकेट किया गया था, इस साल केवल 1 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। ठीक है ना? तो ये सब प्लान्स एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट को मदद करते हैं और सरकार ने इनमें काफी पैसा कम एलोकेट किया है। फिर दालें पल्सेस स्टेट्स को बांटने के लिए 2021-22 में एलोकेशन किया गया था 300 करोड़ रुपए का, बट एक्चुअली में खर्च किए गए 50 करोड़ रुपए। इस साल एलोकेशन केवल 9 करोड़ रुपए का किया गया है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो ये फ्री में जो आप कह लो क्रॉप्स स्टेट्स को बांटने वाली बात थी, लोगों को बांटने वाली बात थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रोक्योरमेंट की बात थी, इसमें सरकार ने एलोकेशन काफी कम किया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो फ्री में बांटने वाली स्कीम है ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट ऑथर बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा पैसा एलोकेट नहीं किया गया है। अगर आप देखो तो भाई पिछले साल जितना भी एग्रीकल्चर बजट था उसका 5.59% कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल आप कह लो इन्वेस्टमेंट में रूरल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर में, लेकिन इस बार केवल 5.23% एलोकेट किया गया। मतलब ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो हेड है एग्रीकल्चर बजट में वो भी इस साल यहां पे घटा है। तो इन सब चीजों के चलते जो बजट आया है, इस बजट में जो सरकारी पॉलिसीज है इनको थोड़ा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सरकार की जो अप्रोच है एग्रीकल्चर को लेके इसको यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके भाई आगे चलते हैं। नीट एंड स्टेट्स, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट शुड नॉट डिले असेंट टू तमिलनाडु's बिल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट। भाई देखिए तमिलनाडु की असेंबली ने फिर से बिल पास कर दिया। गवर्नर आर.एन. रवि साहब ने बिल को रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेजा था और तमिलनाडु की असेंबली ने बोला कि ठीक है भाई हम फिर से पास करके भेज रहे हैं। मतलब तमिलनाडु की असेंबली ने फिर से नीट बिल को पास करके गवर्नर आर.एन. रवि के पास यहाँ पे भेज दिया है। मतलब तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर वाली ये जो डिबेट है ना ये बड़ी खतरनाक हो चुकी है। सितंबर 2021 में तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यह बिल पास किया था नीट वाला और गवर्नर के पास भेजा था। किस कमेटी के आधार पर? ए के राजन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर।
इस कंटेक्स्ट में ए के राजन कमेटी रिपोर्ट को क्वेश्चन किया गवर्नर आर.एन. रवि साहब ने और बिल को वापस भेजा किसके पास? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से बिल पास करके गवर्नर आर.एन. रवि के पास भेज दिया। अब देखा जाए तो मिस्टर आर.एन. रवि को यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर एसेंट देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये बिल प्रेसिडेंशियल नोट के बिना साइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बिल है नीट बिल, ये एक सेंट्रल लॉ को अमेंड कर देगा, सेंट्रल लॉ को चेंज कर देगा। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल अगर पास कर रही है जो कि एक सेंट्रल लॉ को अमेंड करता है तो उसमें केंद्र की परमिशन लगेगी ही लगेगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने इनिशिएटिव पे पास नहीं कर सकती है, तो किसी भी हाल में ये बिल प्रेसिडेंट के पास तो जाएगा ही जाएगा। यहां पे सवाल बस ये उठता है कि तमिलनाडु की असेंबली की तरफ से अगर ये नीट बिल आया था तो इसको फर्स्ट इंस्टेंस में ही गवर्नर आर.एन. रवि साहब को प्रेसिडेंट के पास भेज देना चाहिए था, उन्होंने प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा। अब जो कि ये वापस आ गया गवर्नर आर.एन. रवि के पास तो उनको एसेंट देना चाहिए, बट वो ब्लाइंड एसेंट भी नहीं दे सकते। वो एसेंट कैसे दे देंगे भाई? ये पर्टिकुलर बिल एक सेंट्रल लॉ को यहाँ पे अमेंड कर रहा है। अब सवाल यहाँ पे क्या है? सवाल ये है कि तमिलनाडु की सरकार ये बोल रही है कि हम नीट के थ्रू अपने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेंगे, हमारा जो पुराना तरीका था कि हम 12वीं कक्षा के नंबरों पे एडमिशन लेते थे हम वही लेंगे, इससे हमारे रूरल बच्चों के जो चांसेस हैं स्कूल में पहुंचने के, मतलब मेडिकल कॉलेजेस पहुंचने के, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप नीट हटा दोगे, नो डाउट कहीं ना कहीं नीट ने गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको डिसएडवांटेज पे ला दिया है। वो बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पैसे उनके पास नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हाई बैकग्राउंड से वो आए नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है वो नीट के एग्जाम में बहुत डिसएडवांटेज हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वही बच्चों को अगर आप केवल 12वीं कक्षा के नंबर पे ले लोगे अगर कॉलेजेस में, तो 12वीं कक्षा के नंबर में भी तो वही लोग आगे डोमिनेट करेंगे जिन्होंने 11th में 12 में अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं। और सरकारी स्कूलों में तो अगर ठीक से टीचर ने नहीं पढ़ाया तो बच्चा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। हाँ, ये अलग बात है कि राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को थोड़ा रिजर्वेशन दे रखा है, तो इस कंटेक्स्ट में थोड़ी बहुत इक्विटी आ जाती है। बहरहाल नीट में भी प्रॉब्लम्स है, और तमिलनाडु की सरकार का, पुरानी सरकार का जो तरीका था कि भैया 12वीं कक्षा के नंबर पर मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन देंगे, एडमिशन देंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल ये जजमेंट पहले दे चुका है कि भाई नीट इज द राइट वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब नीट सही है या तमिलनाडु का तरीका सही है, ये तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करने वाला है। यहां पे बेस्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर.एन. रवि साहब, ये जो तमिलनाडु असेंबली द्वारा पास किया हुआ नीट बिल है, इस पे डिसीजन जल्दी ले लें, इसको ज्यादा डिले ना करें, क्योंकि जब इस प्रकार की चीजें डिले होती हैं तब जो मेन मैटर्स हैं कि भाई नीट सही है कि नहीं है, कौन से बेसिस पे एडमिशन होना चाहिए, ये इग्नोर हो जाते हैं। अगर डिसीजन जल्दी ले लेंगे, जल्दी प्रेसिडेंट के पास चीजें चली जाएंगी तो जल्दी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि मान लो प्रेसिडेंट नीट बिल को अगर रिजेक्ट कर देता है तमिलनाडु की असेंबली की, तो फिर ऑब्वियस सी बात है तमिलनाडु की असेंबली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगी, तो ओवरऑल चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर बिल आर.एन. रवि के पास पेंडिंग पड़ा रहेगा तब चीजें रुक जाएंगी, ये यहां बताया जा रहा है। और फाइनली अपने आखिरी आर्टिकल पे आते हैं। द बेस्ट फुटबॉल इज सीन बिटवीन हैवीवेट यूरोपियन क्लब्स बट नेशनलिज्म एट्स एन एज। देखिए ऐसा बताया जा रहा है, फुटबॉल के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये जो यूरोप में आपकी चैंपियनशिप्स होती हैं ये अपने आप में बड़ी चीज है। फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लो, यूरो आप कह लो उसकी बात कर लो, और कभी कभी ये जो यूरोपियन क्लब्स हैं, जैसे लिवरपूल जो क्लब है, इसके जो कोच हैं जर्गन क्लॉप, इन्होंने अफकॉन को एक लिटिल टूर्नामेंट बोल दिया। तो ये जो यूरो टूर्नामेंट होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, इनको बड़ा माना जाता है। लेकिन ओवरऑल अफकॉन जैसे जो कंपटीशन है इनकी भी अपनी अलग ही बात है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, यहां पे क्या है कि अफ्रीका की जो अलग अलग कंट्रीज है वो आपस में कॉम्पीट कर रही है। जब आप अपने देश के लिए खेलते हो तो बात अलग होती है। वही बात हो गई ना कि रोहित शर्मा इंडिया के लिए खेल रहे हैं और फिर वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, उसमें नेशनलिज्म वाली भावना आती है। उसी कंटेक्स्ट में फुटबॉल में बात की जा रही है। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का फाइनल हो रहा था, सेनेगल ने पेनाल्टी शूटआउट में इजिप्ट को हरा दिया 4-2 से। हो कहां रहा था? कैमरून में हो रहा था, स्टेडे ए ओलंबे में। तो मजा सा आ गया। यहां पे बता रहे हैं कि जबरदस्त मैच हुआ, क्योंकि एक फुटबॉल इंथुजियास्ट इस आर्टिकल को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा, मैं उतना नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इजिप्ट की टीम को लीड कर रहे थे मोहम्मद सलाह, ये लिवरपूल के ही प्लेयर है। ओवरऑल यहां पे जबरदस्त तरीके से इन्होंने खेला। फिर ये जो नॉर्थ अफ्रीकन हैवीवेट है, ये अपने लास्ट 6 शूटआउट्स जीत चुके हैं। पहले आप कह सकते हो कि इजिप्ट ने पहले अपने 6 शूटआउट में आइवोरी कोस्ट, मोरक्को और कैमरून जैसी कंट्रीज को हराया है, लेकिन इजिप्ट यहां पे सेनेगल से हार गया।
सेनेगल की प्रॉब्लम क्या थी कि ये पहले 2 बार फाइनल में हार चुका है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे सादियो माने करके एक सेनेगल के प्लेयर हैं, ये भी लिवरपूल के हैं, इन्होंने डिसीसिव पेनाल्टी बड़ी जबरदस्त मारी और ओवरऑल सेनेगल को यहां पे जिता दिया। एक्चुअली में ये जो मिस्टर सादियो माने थे, इससे 6 मिनट में गलती हो गई थी इसी पर्टिकुलर मैच में, लेकिन उस गलती को इन्होंने कंपनसेट कर दिया सही समय पे एक पेनाल्टी शूट आउट मार के। कुल मिला के बाद में इनके देश सेनेगल का झंडा इनके सोल्जर्स पे था। तो एक नेशनलिज्म प्रकार का आर्टिकल लिखा है कि कैसे एक फुटबॉल टीम ने, सेनेगल ने इजिप्ट को हराया। फिर यहाँ पे जो कोच हैं एलियो सिसे सेनेगल के, तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि 2002 में जब फाइनल था तो इनसे पेनाल्टी छूट गई थी। फिर 2019 में इनकी कोचशिप में अल्जीरिया से हार गया था सेनेगल, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अब इजिप्ट को हरा के जीत गया है। तो अपने आप में नेशनलिज्म से भरे हुए हैं। हालांकि जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है उसमें कुछ खराब खबरें भी निकल के आई हैं। जैसे 8 कैमरूनियंस की मृत्यु हो गई थी 24 जनवरी को, जब स्टैड ओलंपिया स्टेडियम में एक स्टैम्पीड हो गया था, लोग भागने लगे थे तो 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो नो डाउट यूरोपियन क्लब्स और यूरोपियन टीम के वाले जो कंपटीशन होते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत हाई लेवल के होते हैं। लेकिन नो डाउट इस प्रकार के एफकॉन जैसे कंपटीशन में एक नेशनलिज्म वाली बात होती है। वही बात है ना कि लियोनेल मेसी को यूरोप में बहुत प्यार दिया जाता है, लेकिन जब कोपा अमेरिका जीता लियोनेल मेसी ने तो वो बहुत खुश हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नेशनलिज्म एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में। ठीक है भाई, तो ये हमने एक आर्टिकल यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे अपना एडिटोरियल डिस्कशन को खत्म करते हैं दोस्तों। 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको एडिटोरियल अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।